एयरक्राफ्ट स्टडी चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फौजी बनने का सपना साकार करेंगे हम। लेके आए आपके लिए फिजिक्स के 20 क्वेश्चन। आज से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट थर्मल का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, थर्मल में हम कई पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। एक पार्ट में 20 से 30 क्वेश्चन के लगभग रहेंगे और इसमें दोस्तों थर्मल के हमारे पास लगभग 150 से 200 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 6 से 7 पार्ट थर्मल के बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसके बेसिक से शुरुआत करते हैं। थर्मल के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस एक मात्रक है। सेल्सियस एक मात्रक है। हमारे पास इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उष्मा का सॉरी दोस्तों, धारा का ऑप्शन नंबर ए, धारा का ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का ऑप्शन नंबर सी, डिग्री सेंटीग्रेड के तुल्य, डिग्री सेंटीग्रेड के तुल्य और ऑप्शन नंबर डी हमारा है डिग्री केल्विन के तुल्य, डिग्री केल्विन के तुल्य। दोस्तों, हम जानते हैं कि सेल्सियस जो पैमाना होता है वो डिग्री सेल्सियस के तुल्य होता है, अर्थात ये वैद्युत धारा का मात्रक नहीं होता। ये हमारा क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड के तुल्य होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गैस तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होते हैं क्यों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए, गैस की अपेक्षा द्रव में प्रसार अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, गैस की अपेक्षा द्रवों में प्रसार अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, द्रवों की अपेक्षा गैस में प्रसार अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, गैस पर्याप्त हल्की होती है। गैस पर्याप्त हल्की होती है। ऑप्शन नंबर डी, गैस सरलता से अपनी अवस्था परिवर्तित करती है। गैस सरलता से अपनी अवस्था परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? गैस तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होते हैं क्यों? इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जब ताप बढ़ता है तो गैस में द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? देख लीजिए, द्रवों की अपेक्षा गैस में प्रसार अधिक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी बोर्ड बड़े रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है दोस्तों? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर
पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी -100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों परम शून्य ताप वह होता है जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं होता, अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई भी ताप संभव नहीं होता। इसी कारण से इसको परम शून्य ताप कहते हैं, अर्थात डिग्री सेल्सियस पैमाने पर इसका आंसर होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अब यहाँ देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पर, किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा? किस ताप पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी -32 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के यहाँ बराबर कह रहा है, अर्थात सी बराबर क्या हो जाएगा एफ। और डिग्री सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमारा संबंध क्या होगा? C/5 = F - 32/9। यहाँ C को चाहे F के बराबर कर दिए, चाहे F को C के बराबर, अर्थात हमारे देखिए आंसर है किसने दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया था। हम यहाँ F की जगह क्या लिख देंगे C। C/5 = कितना हो जाएगा? C/5 = C - 32/9। अब यहाँ दोस्तों 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9C = 5C - 160। 160 आ गया दोस्तों। अब देखिए 5C को इधर ला लीजिए, कितना हो जाएगा? 9C - 5C = -160। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बचेगा? 4C = बचेगा -160, अर्थात C = 4 से कैंसिल कर दीजिए, आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। हमारा आंसर आएगा -40 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रफ करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस ताप के मापन के लिए प्रयुक्त तापमापी है। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप के मापन के लिए प्रयुक्त तापमापी है। ऑप्शन नंबर ए गैस तापमापी, ऑप्शन नंबर बी पारे का तापमापी, ऑप्शन नंबर सी हमारा है वाष्पन दाब तापमापी, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2000 डिग्री सेल्सियस ये बहुत ही अधिक टेम्परेचर होता है, इसी कारण से इसको ना गैस तापमापी से माप सकते हैं ना पारे तापमापी से। अधिकतर 360 से 390 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं माप सकते हैं, और वाष्पन दाब तापमापी से भी बहुत कम माप सकते हैं, अर्थात पायरोमीटर से बहुत अधिक टेम्परेचर माप सकते हैं, अर्थात टेम्परेचर 800 से लेकर 8000 तक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पायरोमीटर से नाप सकते हैं। अर्थात यहाँ 2000 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है दोस्तों, ताप विद्युत तापमापी आधारित है। ताप विद्युत तापमापी आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए सीबेक प्रभाव पर, सीबेक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी काम्पट प्रभाव पर, काम्पट प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। दोस्तों ताप विद्युत तापमापी जो होता है ये सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। अर्थात सीबेक प्रभाव हमारा क्या है, एक हॉट जंक्शन होता है, एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है। इसकी सहायता से तापमापी जो तापमापी होता है उसे सीबेक प्रभाव तापमापी कहता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, माना एक कॉपर की प्लेट में सुराग है। माना एक कॉपर की प्लेट में, कॉपर की प्लेट में सुराग है, सुराग है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों, ताप बढ़ाने पर सुराग, ताप बढ़ाने पर सुराग का जो पूछा है, सुराग का व्यास, ताप बढ़ाने पर सुराग का व्यास सदा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सदा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सदा घटेगा। ऑप्शन नंबर सी वही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों एक कॉपर की प्लेट है। दोस्तों आप कोई भी धातु की प्लेट ले लीजिए और उसका ताप आप खुद ही बढ़ा के चेक कर लीजिए, उसमें जो सुराग रहेगा सुराग का व्यास हमेशा बढ़ेगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। H2O मतलब जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए 35 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी घनत्व अधिकतम होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी है। हम यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों ये द्रव का जल का एबनॉर्मल व्यवहार है, अर्थात असाधारण व्यवहार है कि 0 डिग्री सेल्सियस लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है, किंतु 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर ख्याल रखिएगा, एयरफोर्स और नेवी में कई बार पूछा जा चुका है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, आयतन प्रसार गुणांक होता है, आयतन प्रसार गुणांक होता है, होता है। ऑप्शन नंबर ए रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना। रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी रेखीय प्रसार गुणांक का, रेखीय प्रसार
गुणांक का आधा। ऑप्शन नंबर सी रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर। रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना। रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आयतन प्रसार गुणांक होता है, अर्थात आयतन प्रसार गुणांक को जो मान होता है अर्थात गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। ये क्या है, ये गामा इक्वल टू क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है, और ये अल्फा क्या है, अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक। दोस्तों ये संबंध है दोनों में, अर्थात आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, किंतु जो आयतन प्रसार गुणांक है वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ये आयतन प्रसार गुणांक है और ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि आयतन प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के 2 गुना होता है और रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है। इसका आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 गर्म करने पर प्रसार। क्वेश्चन है दोस्तों गर्म करने पर प्रसार। ऑप्शन नंबर ए केवल ठोस में होता है, केवल ठोस में होता है, केवल ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर बी ठोस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव में समान दर से होता है, समान दर से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है पदार्थ का घनत्व कम करता है, पदार्थ का घनत्व कम करता है, कम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, पदार्थ के भार में वृद्धि करता है, पदार्थ के भार में वृद्धि करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, गर्म करने पर प्रसार। दोस्तों किसी वस्तु को गर्म करने पर चाहे जो भी वस्तु हो, ठोस द्रव एवं गैस तीनों में प्रसार होता है, लेकिन समान दर से नहीं होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए पहले गलत हो गया, क्योंकि केवल ठोस में नहीं होता, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ठोस एवं द्रव में समान दर से होता है। दोस्तों ठोस एवं द्रव में असमान दर अर्थात असमान दर से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पदार्थ का घनत्व कम करता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि गर्म करने पर प्रसार होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के कारण, क्योंकि घनत्व बराबर फार्मूला होता है m/v। जब आयतन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घनत्व अपने आप कम होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इसके, लीजिए दोस्तों पर वाले क्वेश्चन का ही एक रूप इधर आ गया। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर ऑप्शन नंबर ए आयतन एवं घनत्व दोनों बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आयतन एवं घनत्व दोनों घटेगा। ऑप्शन नंबर सी आयतन बढ़ेगा एवं घनत्व घटेगा। ऑप्शन नंबर डी
घनत्व बढ़ेगा एवं आयतन दोस्तों अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि होगी। किसी भी द्रव के या किसी भी ठोस या गैस में के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, किंतु उसका घनत्व घट जाता है, क्योंकि फार्मूला भी हमने बताया था कि D=mYV, अर्थात D क्या है, घनत्व है, और यहाँ क्या है, ये आयतन है। जब ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, जब ये बढ़ रहा है दोस्तों तो आयतन बढ़ेगा, तो घनत्व क्या होगा, घनत्व अपने आप कम होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन देखिए, आयतन बढ़ेगा एवं घनत्व घटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आदर्श गैस के ऊष्मीय प्रसार के संबंध में गलत है। आदर्श गैस के ऊष्मीय प्रसार के संबंध में गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है आदर्श गैस के संबंध में जो लिखा है। ऑप्शन नंबर ए, गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों हमारा, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, गैस द्वारा किया गया कार्य गैस द्वारा किया गया कार्य गैस को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। गैस को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, गैस द्वारा किया गया कार्य गैस द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या करें, पहले हम ये देखते हैं, आदर्श गैस की ऊष्मीय प्रसार के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों यहाँ आदर्श गैस की बात हो रही है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि आदर्श गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ये ऑप्शन भी हमारा आदर्श गैस के लिए बिल्कुल सत्य है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती है, क्योंकि आदर्श गैस कोई भी ऊष्मा नहीं लेते। गैस द्वारा किया गया कार्य गैस को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। ये भी सत्य है दोस्तों, क्योंकि आदर्श गैस में क्या होता है, किसी गैस को जितनी ऊष्मा देंगे वो उतना ही कार्य करता है, अर्थात ऊष्मा लेता या उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, गैस द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। दोस्तों जो गैस द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जब वाष्प द्रव के रूप में संघनित होती है। जब वाष्प द्रव के रूप में संघनित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, यह ऊष्मा को शोषित करती है।
यह ऊष्मा को शोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी, यह ऊष्मा को मुक्त करती है। यह ऊष्मा को मुक्त करती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका ताप बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इसका ताप बढ़ता है। चलिए दोस्तों, जब वाष्प द्रव के रूप में संघनित होती है, अर्थात वाष्प जो होती है, वाष्प की ऊष्मा अधिक होती है और द्रव की ऊष्मा कम होती है। अर्थात जब वाष्प द्रव में बदलेगी तो वो क्या होगी, पहले ऊष्मा मुक्त करेगी, उसके बाद फिर द्रव में बदलेगी। अर्थात जब वाष्प द्रव के रूप में संघनित होती है तो यह ऊष्मा को मुक्त करती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय पैरामीटर द्वारा, चुंबकीय तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, वाष्प दाब तापमापी द्वारा। वाष्प दाब तापमापी। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो सूर्य का ताप क्योंकि दोस्तों बहुत अधिक होता है, इसी कारण से सूर्य का ताप पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है दोस्तों, पारे के तापमापी में से किस तापमापी तक प्रयोग किया जाता है? पारे के तापमापी को, पारे के तापमापी को किस ताप तक मापन में प्रयोग किया जाता है? मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों 360 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जो पारे का तापमापी है उसको 360 डिग्री सेल्सियस तक मापन में प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक इसको नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी पिंड के ताप में परिवर्तन, किसी पिंड के ताप में परिवर्तन, किसी पिंड के ताप में परिवर्तन, किसी पिंड के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर यह परिवर्तन होगा। केल्विन पैमाने पर यह परिवर्तन, अभी दोस्तों परिवर्तन होगा। केल्विन पैमाने पर यह परिवर्तन होगा। दोस्तों, केल्विन पैमाने पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 70 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी 100 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी 50 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी 323 केल्विन। दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसी पिंड के ताप में परिवर्तन अर्थात डेल्टा सी कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जो अगर जब कभी ताप में परिवर्तन, ये घुमाने वाला क्वेश्चन ये जरूर आता है एग्जाम में,
जब कभी ताप में परिवर्तन कहे तो ताप में परिवर्तन जो होता है ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हमारा डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा और केल्विन में भी वही होगा, अर्थात हमारा 50 डिग्री सेल्सियस 50 केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, परम शून्य ताप वह ताप है। परम शून्य ताप वह ताप है। ऑप्शन नंबर ए, जिस पर पानी जम जाता है। जम जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारा, सभी पदार्थ ठोस में बदल जाते हैं। सभी पदार्थ ठोस में बदल जाते हैं। सभी पदार्थ ठोस में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आणविक गति बंद हो जाती है। आणविक गति बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हमारा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परम शून्य ताप वह ताप, अर्थात परम शून्य ताप वह ताप है जिसके नीचे कोई भी ताप संभव नहीं है, अर्थात डिग्री सेल्सियस पर इसका मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है। इसी कारण से दोस्तों इस ताप पर किसी भी गैस की आणविक गति बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा, धातु की दो पत्तियां एक थर्मोस्टेट का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं में निश्चित रूप से अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ये है, में निश्चित रूप से अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है, ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान की लंबाई, सी रेखीय प्रसार गुणांक, ऑप्शन नंबर डी हमारा है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों यहाँ पर धातु की पत्तियाँ एक थर्मोस्टेट निर्माण करती हैं, में निश्चित रूप से अंतर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर उनके रेखीय प्रसार गुणांक में अंतर होगा तभी वो थर्मोस्टेट का निर्माण कर पाएंगी, अर्थात पत्तियाँ ऐसी थर्मोस्टेट का निर्माण मतलब ऐसे दो पत्तियाँ, ये दो पत्ती हो गई, इस तरह थर्मोस्टेट का निर्माण अर्थात थोड़ा इसे झुकी हुई होती है, ये होता है थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर हमारा उसके रेखीय प्रसार गुणांक में अंतर होना चाहिए, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न किस ताप पैमाने पर निम्न में किस ताप पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं मापा जाता? ऑप्शन नंबर ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी आर मतलब द्युमर। यहाँ दोस्तों केवल ऐसा केल्विन पैमाना है जिससे ऋणात्मक मान नहीं मापा जाता, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट का आज के लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, बर्फ का आयतन ऑप्शन नंबर ए जल से अधिक होता है,
ऑप्शन नंबर बी जल से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी जल के बराबर होता है, जल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एक बोतल में जल भरकर उसको फ्रीजर में रख दीजिए तो दूसरे दिन देखेंगे कि आप जब फ्रिज में बोतल के जब बर्फ़ जम जाएगा 2-3 दिन तक इसे करना करिए तो बोतल क्या होता है अपने आप, जब बर्फ़ जमने के बाद बोतल और अधिक ठंडा कर दीजिए तो बोतल अपने आप क्या होता है, फट जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, क्योंकि जल बोतल में तो हम जल पूरा फुल भरे रहते हैं, किंतु अधिक उसको बर्फ़ जमाने पर अधिक ठंडा करने पर वो बोतल क्या होता है अपने आप फट जाता है और बर्फ़ बाहर आ जाता है। इसी कारण से हमारा आंसर क्या होगा, बर्फ़ का जो आयतन होता है जल से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप हमारे एयरक्राफ्ट स्टडी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।